ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम एसिड बेस एंड सॉल्ट्स चैप्टर जो केमिस्ट्री का है क्लास 10th का, उसमें से हम अपना टॉपिक लेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आज हम पीएच की बात करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं वाटर से। ठीक है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। और ये जो वाटर होता है, हमें पता है कि ये एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। ठीक है, न्यूट्रल सब्सटेंस है। वाटर को कैसे एक न्यूट्रल सब्सटेंस कहा जाता है, तो इसका एक हमने मैकेनिज्म देखा था कि एसिड्स जो होते हैं, एसिड्स क्या रिलीज करते हैं, H पॉजिटिव आयंस। तो H पॉजिटिव आयंस हमको मिलते हैं एसिड्स में से, ये हम सब जानते हैं। प्लस OH नेगेटिव आयंस, हाइड्रोक्साइड आयंस, ये हमको मिलते हैं बेस में से। ये दोनों आपस में कंबाइन होके या रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। और वाटर क्या होता है, एक न्यूट्रल सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो वाटर क्या होता है, एक न्यूट्रल सब्सटेंस होता है। अब देखो कि ये जो वाटर है, जो एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, न्यूट्रल सब्सटेंस मतलब ना ही ये एसिड है, नीदर एसिड नॉर बेस, ना ही ये एसिड है और ना ही ये बेस है। वाटर के पास इक्वल कंसंट्रेशन है H पॉजिटिव आयंस की भी और OH नेगेटिव आयंस की भी। ठीक है, तो वाटर इज हैविंग इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस। वाटर के पास इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन है और इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन है, तभी वाटर क्या है, एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं कि वाटर के अंदर हम क्या करते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन को ऐड करते हैं। ठीक है, तो अभी तक तो वाटर के पास H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस क्या थे, इक्वल थे। H पॉजिटिव आयंस OH नेगेटिव आयंस के क्या थे, इक्वल थे। लेकिन जैसे ही हमने वाटर में एसिडिक सॉल्यूशन को ऐड किया, उससे क्या हुआ, जो H पॉजिटिव आयंस थे उनकी कंसंट्रेशन वाटर के अंदर क्या हो गई, बढ़ गई। और OH नेगेटिव क्या हो गए, कम हो गए। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, न्यूट्रल सॉल्यूशन से क्या हो गया, एसिडिक हो गया, एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो जो भी एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता कि OH नेगेटिव आयंस ना हो। OH नेगेटिव आयंस होते हैं, लेकिन H पॉजिटिव आयंस के कंपैरेटिवली OH नेगेटिव आयंस क्या होते हैं, कम होते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशंस को क्या कहते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन। सिमिलरली अगर हम वाटर के अंदर बेसिक सॉल्यूशन ऐड कर दें, ठीक है, अगर हम इसके अंदर बेसिक सॉल्यूशन ऐड कर देंगे तो क्या होगा, अब इस केस में क्या होगा, OH नेगेटिव आयंस की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी और H पॉजिटिव आयंस क्या हो जाएंगे, कम अमाउंट में हो जाएंगे और हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है हमारा पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल क्या होता है, ठीक है, पीएच स्केल क्या होता है। पीएच स्केल 1909 में सोरेनसन ने बनाया। ठीक है, ये एक ऐसा स्केल बनाया जिसके ऊपर हम सॉल्यूशन की एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां पर लिख सकते हैं पीएच स्केल, इट इज अ स्केल ऑन which strength of acid and base could be represented using H positive ion concentration। ठीक है, तो पीएच स्केल एक स्केल होता है जिसके ऊपर हम एसिड और बेसिक सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसे यूज करके, H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन को यूज कर। तो इसी डेफिनेशन के बेसिस पर हम देखते हैं कि जो पीएच स्केल होता है, इसका फॉर्मूला है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है,
तो ये जो pH होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू दी H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। इसका क्या मतलब है? बहुत सिंपल सा मतलब है कि अगर H पॉजिटिव आयंस की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी सॉल्यूशन में तो हमारा pH क्या होगा? लो होगा। pH की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। इनवर्सली का मतलब अगर ये ज्यादा है तो ये कम है, उल्टा ये एक दूसरे से क्या है? एंटागोनिस्टिक, उल्टे हैं। ठीक है, pH क्या होगा? लो होगी। अगर H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो pH की वैल्यू क्या होगी? हाई होगी। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का क्या रिलेशन है? ये दोनों आपस में क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सेकेंड पॉइंट लिख सकते हो कि जो pH जो स्केल होता है, जो pH होता है ना, इसकी वैल्यू होती है, pH वैल्यू जो होती है 0 to 14 होती है। ये स्केल जो होता है वो 0 से लेकर 14 तक का होता है। ठीक है, इट हैज नो यूनिट्स, इसकी कोई यूनिट्स नहीं है। इट हैज नो यूनिट्स। ठीक है, तो अब ये क्या है? एक pH स्केल है। pH स्केल की वैल्यू क्या होती है? 0 से लेकर 14 होती है और इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। ठीक है, नो यूनिट्स। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है pH का? कि जो ये pH होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन के। अब ये देखते हैं हम कि हमने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि अगर H पॉजिटिव आयन ज्यादा है तो pH क्या है? pH की वैल्यू क्या आएगी? लो आएगी। यानी कि अगर H पॉजिटिव आयन ज्यादा है यानी हमारा सॉल्यूशन क्या है? एसिडिक है। एसिडिक सॉल्यूशन, इसीलिए 1, 2, 3, ठीक है, जिनकी pH कम है 1, 2, 3 ये क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। 4, 5, 6 ये वीक एसिड होता है। ठीक है, और ये जो 7 होता है ना ये न्यूट्रल होता है। ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है इस डायरेक्शन में होती है, ये होती है एसिडिक स्ट्रेंथ। वन टू यहां से जब यहां जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या आएगी? बढ़ेगी। तो 1, 2, 3 वाले स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे, 4, 5, 6 वाले क्या होंगे? वीक एसिड्स होंगे। सिमिलरली अगर H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन कम है सॉल्यूशन में तो pH क्या है? ज्यादा है। हमारा सॉल्यूशन क्या है? बेसिक है। क्योंकि अगर H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन क्या है? कम है तो OH नेगेटिव की क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इस केस में pH की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। यानी 7 से इस तरफ 8 से लेकर 14 तक जितने भी होते हैं ना वो बेसिक होते हैं। तो ये होती है इनकी बेसिक स्ट्रेंथ। मतलब 8, 9, 10 ये वीक बेस होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती है 11, 12, 13, 14 तक ये हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग बेस हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस हो जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक आता है, टर्म आता है जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। ओके, अब हम देखते हैं कि pH कलर चार्ट कि हमें कैसे पता चलता है, हम कैसे टेस्ट करते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसको pH स्केल से हम कैसे मैच करके हमें पता चलेगा कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर एक आता है pH कलर चार्ट आता है। ठीक है, pH कलर चार्ट जो होता है ये आपकी बुक्स में भी अवेलेबल होगा, बना होगा। तो ये कहता है कि जो 1 नंबर पे होता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है 1, 2, 3 ये रेड कलर का होता है। ठीक है, जो सॉल्यूशंस होते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स है वो जनरली रेड कलर के होते हैं। जो थर्ड होता है वो ऑरेंज रेड होता है। ठीक है, फोर्थ होता है वो ऑरेंज होता है। ठीक है, फिफ्थ जो होएगा वो ऑरेंज येलो होगा। तो ये आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं। जो 6th होता है वो येलो ग्रीन येलो होता है। ठीक है, 7th जो होता है वो ग्रीन होता है, जो हमारा न्यूट्रल कलर आ जाता है, न्यूट्रल होता है। 8th होता है ग्रीनिश ब्लू। ठीक है, 9th इज अगेन ब्लू। 10th इज नेवी ब्लू। ठीक है,
11th पर्पल होता है, 12th पर्पल, ठीक है, 13th एंड 14th वायलेट, ये वायलेट रेंज में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है कलर चार्ट। अब कलर चार्ट तो हमें पता चल गया, ठीक है। अब हमको कलर चार्ट तो पता चल गया। अब यहाँ पर एक टर्म आती है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर्स जो होते हैं ना, ये डिफरेंट तरीके के इंडिकेटर्स के मिक्सचर से बने होते हैं, ठीक है, जो कि डिफरेंट कलर्स देते हैं, ठीक है, एट डिफरेंट पीएच वैल्यूज पर डिफरेंट कलर्स देते हैं। तो इसकी आप डेफिनेशन लिख सकते हो, मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स which give different color at different pH value। ठीक है, पीएच में ना हमेशा पी स्मॉल और एच कैपिटल लिखा जाता है, ठीक है, पीएच वैल्यू। अब कैसे हम देखेंगे? सपोज आपके पास यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर है, ये एक आपके पास क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर है, ठीक है। इसके ऊपर आपने फ्यू ड्रॉप्स क्या डाले, अपने सॉल्यूशन के डाले। अब हमें देखना है कि ये हमारा सॉल्यूशन क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है, या वीक एसिड है या फिर वीक बेस है, या फिर न्यूट्रल सब्सटेंस है। तो ये क्या करेगा? अब यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर क्या है, मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर से बना हुआ है, तो ये क्या कलर चेंज करेगा। यहाँ पर सपोज इसका कलर हमने जब अपना सॉल्यूशन डाला और इसका कलर कैसा हो गया, ऑरेंज रेड हो गया। अब हमारा ये कलर क्या है, ऑरेंज रेड है। अब हम अपने पीएच स्केल पे जाएंगे और इसको, इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर चेक करेंगे। तो इसकी वैल्यू जो हो रही है, ये यहाँ पर इसका कलर मैच हो रहा है, तो हमें पता चल गया 3 के आसपास है, या 3 है इसकी पीएच वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से यूनिवर्सल इंडिकेटर्स की हेल्प से, पाई कलर चार्ट की हेल्प से हमें पीएच स्केल से हमें पता चलता है कि हमारा जो सॉल्यूशन है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, यानी वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है या फिर वीक बेस है, ठीक है। तो ये ओके, तो अब हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो सबसे पहले हम करेंगे कि पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम, इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमंस के अंदर इट इज अ बायोलॉजिकल फिनोमेना और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है जो हमारी बॉडी में होता है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है कि हमारी स्टमक के अंदर नेचुरली क्या है, डाइल्यूट HCl होता है, डाइल्यूट HCl बनता है, ठीक है। और डाइल्यूट HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है लेकिन ये डाइल्यूट फॉर्म में होता है, जिसका पीएच जो होता है ना 1.4 होता है, ठीक है। इस डाइल्यूट HCl का जो हमारी स्टमक के अंदर बनता है, इसका क्या काम होता है कि ये किसके अंदर हेल्प करता है, डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन डाइजेशन, ये डाइजेशन के अंदर हेल्प करे फूड को डाइजेस्ट करने में। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम ओवर ईटिंग करते हैं, ठीक है, कई बार जंक फूड खा लिया, ओवर ईट कर लिया, ज्यादा खा लिया, ठीक है। उसकी वजह से ये जो HCl है, डाइल्यूट वर्जन जो इसका है, डाइल्यूट HCl है, इसकी फॉर्मेशन क्या हो जाती है, एक्सेस हो जाती है हमारे स्टमक में, ये ज्यादा अमाउंट में बन जाता है। ज्यादा अमाउंट में बनने की वजह से क्या होता है, ये पेन कॉज करता है, इरिटेशन कॉज करता है, ठीक है, और एसिडिटी की प्रॉब्लम ये बना देता है हमारे अंदर। वैसे अगर इसका अमाउंट नॉर्मल रहे तो ये ऐसा नहीं कि ये एसिड है तो ये हमारी स्टमक लाइनिंग को कभी भी क्या आएगा, इरिटेट नहीं करेगा, कभी भी खराब नहीं करेगा, ये डाइजेशन में हेल्प करेगा। लेकिन अगर ये एक्सेस अमाउंट में हो जाए तो पेन, इरिटेशन, इनडाइजेशन, एसिडिटी की प्रॉब्लम कॉज करेगा। इस एसिडिटी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, माइल्ड बेस चाहिए। भाई एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कौन करता है, बेस करता है, तो माइल्ड बेस चाहिए। इसीलिए क्या हम यूज करते हैं, एंटासिड्स। एंटासिड्स आप बहुत अच्छे से जानते हैं किसमें होते हैं, जैसे MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर बेकिंग सोडा NaHCO3, ये दोनों ही क्या है,
एक माइल्ड बेस है, ये अगर हम इनको लेंगे तो ये क्या करेगा, इसके इफेक्ट को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, न्यूट्रलाइज दी एक्सेस एसिड, ठीक है, और हमारी डाइजेशन में क्या करेगा, ये हेल्प करेगा। ओके, सेकंड हम देखते हैं पीएच की इंपॉर्टेंस, टूथ डिके। ठीक है, टूथ डिके क्या होता है, टूथ डिके यानी कि दांतों का सड़ना या दांतों का खराब होना, कैविटीज लग जाना। तो ऐसा क्यों होता है, कैसा होता है, ठीक है, जब हमारे माउथ का पीएच फ्लक्चुएट करता है, चेंज होता है, तब टूथ डिके होता है। तो कैसे होता है ये कि जब भी हम कोई ऐसा फूड खाते हैं जो शुगर है जिसके अंदर, ठीक है, तो शुगर कंटेनिंग फूड, जिसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ शुगर है, शुगर कंटेनिंग फूड, जैसे स्वीट्स खा ली, चॉकलेट्स हमने ले ली, बहुत ज्यादा मीठा खा लिया, कैंडीज खा ली, है ना, जब हमने ये खा ली तो हमारे माउथ के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है, बैक्टीरिया जो हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है, ये इस फूड को जिसमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ शुगर है, इसको वो कन्वर्ट कर देगा लैक्टिक एसिड में। ठीक है, अब एसिड बन गया, एसिड बन गया यानी कि पीएच जो होएगा पूरे माउथ का वो क्या हो जाएगा, लो कर देगा। और अगर ये माउथ का पीएच 5.5 से कम हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, टूथ डिके हो जाएगा। इट मीन्स हमारे जो टूथ है उनका जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, इनामल, उसको ये क्या कर देगा, क्रोड कर देगा, खराब कर देगा। हार्डेस्ट पार्ट होता है ये कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। लेकिन अगर हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम चला जाए तो ये इनामल क्या हो जाता है, क्रोड होना शुरू हो जाता है, खराब होना शुरू हो जाता है, और क्या होता है, टूथ डिके होता है। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए हमें माइल्ड जो बेसिस होते हैं, जो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, टूथपेस्ट हो गया, ठीक है, हम माउथ जो क्लिंजर्स होते हैं वो आप यूज करें, या फिर आप इसको मतलब जब भी आप खाना खाएं तो नॉर्मल वाटर से भी अपने माउथ को क्या करें, रिंस माउथ विद वाटर। इससे क्या होगा, हमारे जो मुंह का जो पीएच है वो क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा, पीएच क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा, क्योंकि जो एसिडिक जो हमारे मुंह का पीएच जो लो हो रहा है, जो हम ये जो बहुत ज्यादा मीठा खा रहे हैं उसकी वजह से जो भी पीएच लो हो रहा है, तो ये बेस क्या कर देगा, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा और पीएच को क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। तो ऐसा करने से टूथ डिके क्या हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा। सो इट प्रिवेंट टूथ डिके। ठीक है, इसलिए हमें अपनी जो मुंह की जो ओरल हाइजीन है वो अच्छे से मेंटेन रखनी चाहिए। 2 बार हमें ब्रश करना चाहिए एंड अच्छा टूथपेस्ट यूज करो, माउथ क्लिंजर्स यूज करो, या फिर खाना खाने के बाद हमें अपने माउथ को जरूर रिंस करना चाहिए, चाहे आप उसे प्लेन वाटर से ही रिंस करें। ओके ओके, नाउ जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस जो हम देखते हैं पीएच की, वो आती है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स। जब भी कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं या इंसेक्ट्स कह लो या बीज कह लो, जब भी उनको खतरा फील होता है तो वो क्या करते हैं, अपने डिफेंस में क्या करते हैं, स्टिंग्स मारते हैं, है ना। तो जैसे कि हनी बी है, जब हमें हनी बी का डंक लगता है हमारी स्किन के अंदर, ठीक है, तो बहुत दर्द होती है। तो उसके स्टिंग से हमारी स्किन के अंदर क्या जाता है, वो क्या इंजेक्ट करती है, एसिडिक लिक्विड। एसिडिक लिक्विड हमारे स्टिंग के थ्रू हमारे स्किन के अंदर इंजेक्ट करती है, इंजेक्ट एसिडिक लिक्विड इन अवर स्किन। ठीक है, और जब भी और इसी की वजह से क्या होता है, हमें बर्निंग पेन होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है। ठीक है, तो ऐसा करने से, अब एसिड है, अगर हमें इसके इफेक्ट को कम करना है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, बेस यूज करना पड़ेगा। तो हम माइल्ड बेस जैसे कि बेकिंग सोडा अगर हम रब कर दें तो इस पेन से या इस बर्निंग से हमें क्या मिलेगा, रिलीफ मिल सकता है। ठीक है, तो माइल्ड बेस बेकिंग सोडा को हमें क्या करना चाहिए, रब करना चाहिए। ठीक है, सेकंड इसके अंदर एग्जांपल आता है जैसे वैस्प का। ठीक है, वैस्प का अगर स्टिंग लग जाए तो ये हमारे स्किन के अंदर इंजेक्ट करता है एल्कलाइन सॉल्यूशन। एल्कलाइन सॉल्यूशन की वजह से
अल्कलाइन यानी बेसिक है ये सॉल्यूशन में। इसकी वजह से भी हमारे स्किन में बहुत ज्यादा दर्द होती है, ठीक है, या बहुत ज्यादा दर्द होती है, अनकंफर्टेबल फीलिंग, हमें प्रिकिंग या इरिटेशन हमारी स्किन में होती है। तो अब ये बेस है, ठीक है, बेस है। अगर इसके इफेक्ट को हमें न्यूट्रलाइज करना है तो हमें क्या रब करना पड़ेगा, हम इसमें विनेगर रब कर सकते हैं जो कि एसिडिक होता है। एसिड ही बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकता है, सिमिलरली बेस ही एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकता है। ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है एंट स्टिंग, ठीक है। जैसे जब कोई अगर कीड़ा होता है, ब्लैक कलर का एंट है या चींटी, अगर हमें ये काट जाए, ठीक है, तो ये हमारे स्किन के अंदर मिथेनोइक एसिड HCOOH, ठीक है, इसको इंजेक्ट करेगा। अब इसने अगेन एसिड को इंजेक्ट किया है, तो इसको अगर हमें न्यूट्रलाइज करना है तो हमें क्या रब करना पड़ेगा, एक बेस, बेकिंग सोडा आप रब कर सकते हो, ठीक है, जो कि क्या है, एक बेस है, ठीक है, जो इसके इफेक्ट को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये तो कुछ सेल्फ डिफेंस के एग्जांपल्स थे जो एनिमल्स यूज करते हैं। अब एक प्लांट आता है जो फॉरेस्ट में मिलता है, एक हर्बेशियस प्लांट है, नेटल करके। इसके ऊपर ना स्टिंग्स होते हैं, ये भी स्टिंगिंग होता है, स्टिंग्स होते हैं, ठीक है। तो अगर हमारी बॉडी या हमारी स्किन इसके स्टिंग्स से क्या हो जाए, टच हो जाए, तो ये हमारी स्किन के अंदर ये भी मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट करेगा, मिथेनोइक एसिड। एंड अगेन मिथेनोइक एसिड को इंजेक्ट किया है तो सिमिलरली हम एक माइल्ड बेस रब करेंगे, बेकिंग सोडा आप रब करो, ठीक है, और इसके इफेक्ट को जो क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। और हमें जो भी हमें बर्निंग सेंसेशन है या पेन हो रही है या टिकलिंग हो रही है, टिंगलिंग हो रही है, ठीक है, जो भी हमारी स्किन स्वेलिंग हो गई है, तो उसके इफेक्ट को ये क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा और हमें काफी रिलीफ मिलेगा, ठीक है। तो ये था थर्ड इंपॉर्टेंस, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स। अब नेक्स्ट इसके अंदर आता है एनिमल एंड प्लांट्स आर सेंसिटिव टू पीएच चेंज, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले हम प्लांट्स की बात करते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो सबसे अच्छे से ग्रो कर पाते हैं अगर सॉइल का पीएच कितना हो, 7 हो। तो ये जो प्लांट्स के लिए बेस्ट कंडीशन होती है फॉर ग्रोथ, ठीक है, ये बेस्ट कंडीशन है अगर सॉइल का पीएच कितना है, 7 है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम अपनी सॉइल में फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज करते हैं तो हमारे जो सॉइल का पीएच क्या हो जाता है, इफेक्ट करता है, ये हमारे सॉइल के पीएच को इफेक्ट करता है। अगर हमारी सॉइल टू एसिडिक हो जाए, या फिर टू एसिडिक का मतलब पीएच जो हो, पीएच लो एज 4 तक पहुंच जाए, या हमारी सॉइल टू बेसिक हो जाए, मतलब जिसका पीएच जो है 8.3 तक पहुंच जाए, तो इस कंडीशन में प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ठीक है, प्लांट ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ठीक है, प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा इस कंडीशन के अंदर। तो ऐसी कंडीशंस को हम कुछ केमिकल्स ऐड कर कर इनके पीएच को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। जैसे कि अगर एसिडिक कंडीशन है तो हम, मतलब अगर हमारी सॉइल का पीएच 4 तक पहुंच गया है तो 2 एसिडिक है, तो ऐसे में हम हमारी सॉइल के अंदर लाइम से ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। या अगर हमारे सॉइल का पीएच बहुत ज्यादा बेसिक हो गया है तो हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर्स डाल सकते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर्स, कंपोस्ट, ठीक है। इससे ऐसा करने से हमारा ये जो डिस्टर्ब्ड पीएच है ना जो सॉइल का, वो क्या हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा और हमारी प्लांट ग्रोथ के लिए क्या होएगा, अच्छा रहेगा। तो ऑप्टिमम पीएच तो 7 होता है, ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। बहुत ज्यादा अगर एसिडिक हो जाए तो भी हार्मफुल है, बहुत बेसिक हो जाए तो भी हार्मफुल है। तो ऐसा करने से हमें कुछ केमिकल्स ऐड करेंगे हम इनके पीएच को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। अब एनिमल्स भी सिमिलरली सेंसिटिव होते हैं पीएच चेंज के। कैसे, जब एसिड रेन होती है, ठीक है, एसिड रेन जो होती है तो जो वाटर होता है, जो एसिड रेन हो रही है तो वाटर है, उसका पीएच कितना आ रहा है, 5.6 एसिडिक पीएच होता है।
अब इस एसिड रेन का पानी कहाँ जाता है? रिवर्स में जाता है, लेक्स में जाता है, ठीक है। अब सॉल्यूशन क्या है? ये कैसा लिक्विड है? एसिडिक लिक्विड है। रिवर्स में जाएगा, लेक्स में जाएगा, जो एक्वेटिक लाइफ को क्या करेगा? डिस्टर्ब कर देगा एक्वेटिक लाइफ, क्योंकि ये पीएच एक्वेटिक लाइफ के लिए क्या है? बहुत ज्यादा हार्श है। ये उनके लिए बहुत हार्श कंडीशन है सरवाइव करने के लिए, ठीक है। तो फिशेस क्या होती है? फिशेस क्या होती है? डाइड फिशेस मरने लग जाएगी, एक्वेटिक लाइफ खत्म होने लग जाएगी। तो इस चीज को बैलेंस करने के लिए, इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम रिवर और लेक्स के पानी को कैल्शियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट करते हैं, CaCO3, जिसको आप क्या कहते हो? लाइमस्टोन भी कहते हो। और इससे हम अपनी जो एक्वेटिक लाइफ है, हमारी फिशेस जो मर रही है, उनको मरने से क्या कर सकते हैं? बचा सकते। लगा हो ये वीडियो तो आप इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।